हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस से मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज साइंस टेस्ट 2 को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने साइंस टेस्ट 1 को देखा था, तो आज साइंस टेस्ट 2 की बारी है। तो साइंस टेस्ट 1 उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जब अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किए होंगे। तो हम लोग साइंस टेस्ट 2 की शुरुआत करते हैं। और 2 की शुरुआत करेंगे हम लोग, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा थोड़ी देर में। तब तक आप लोग वेट कीजिए, और वेट का टाइम भी खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको बोर्ड पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हम लोग का कि कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 रिएक्टेंट गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं, जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। तो वे अभिकारक क्या हो सकते हैं, ये बताना है आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, सोचिए, समझिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। दिया हुआ है हम लोगों का कि कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब 2 कोई मटेरियल है जो रिएक्शन कर रहा है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि x कोई एलिमेंट है, y कोई एलिमेंट है, और यहाँ पे गैस निकल रहा है, जो गैस में क्या है, बुलबुले उत्पन्न कर रहा है। और इस गैस का क्वालिटी है जो चूने के पानी को क्या बना देगा बाबू, तो दूधिया बना देगा, मिल्की बना देगा। ये कैरेक्टर है। तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन है जस्ता प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जस्ता प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए पर विचार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का कह रहा है बाबू कि जस्ता प्लस HCl, यानी Zn प्लस HCl। तो हम लोग जानते हैं कि Zn क्या है, मेटल है, और HCl क्या है, एसिड है। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, जो कि ये कैरेक्टर नहीं है। और हमने पिछला टेस्ट में बताया था कि CO2 गैस का ये कैरेक्टर होता है कि वो लाइम वाटर को मिल्की बना सकता है। CO2 गैस का कैरेक्टर हो सकता है। तो इस ऑप्शन में चेक करना होगा कि कौन सा CO2 देगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि मेटल के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं एसिड से, तो उस समय वो देते हैं CO2 गैस। तो बी नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट है, और HCl क्या है, एसिड है। तो ये हम लोगों को देगा CO2 गैस, CO2 गैस। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो हो सकता है कॉपर है और डाइल्यूट HCl है। कॉपर है और डाइल्यूट HCl है, यानी कॉपर क्या है, मेटल है। तो मेटल जब रिएक्शन करेगा एसिड से तो क्या देगा, तो हाइड्रोजन गैस देता है बाबू। हाँ, दूसरी बात की ये रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सोच सकते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन जब जलेगा तो CO2 देगा, लेकिन CO2 देगा बाबू तो ये CO2 का बुलबुला नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग का सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर, कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है तो CO2 गैस जनरेट करता है, और ये CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। आया बात समझ में? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए इसको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है, और यह मानव के नवजात शिशु में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, जिसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं आंसर आप लोग, तो शिशु के जन्म के 1 महीने बाद स्तन में उत्पन्न होने वाला दूध नहीं। संक्रामिक दूध, तो ये जनरली 2 सप्ताह के बाद जो दूध आता है उसको बोलते हैं। मिनरलाइज्ड मिल्क, ये भी नहीं। नवस्तनम्य, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां के स्तन से निकलता है। जन्म के तुरंत बाद ये हल्का पीला रंग का दूध होता है, हल्का पीला रंग का दूध होता है। और ये दूध का क्वालिटी है कि बच्चे में एंटीबॉडी को डेवलप करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आया समझ में बात? देख रहे होंगे आजकल हम लोग का
भारत सरकार इसको प्रचार भी कर रही है कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है। तो ये माँ के पहला दूध को ही हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समभारिक का है? कौन सा जोड़ा समभारिक का है? हम लोग को बताना है कौन सा जोड़ा समभारिक का है। समभारिक समझते हैं, समभारिक को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार का क्या है बाबू डेफिनेशन? तो आइसोबार का डेफिनेशन क्या कहता है कि मास नंबर सेम, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंस, वैसा एलिमेंट जिसका मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो। तो जो हम लोग नीचे में लिखते हैं ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में जो लिखते हैं मास नंबर। तो मास नंबर ऊपर में है तो 1 और 3 समान नहीं है, 1 और 2 समान नहीं है, 12 और 14 समान नहीं है, 40 और 40 समान है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। आइसोबार वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। तो मास नंबर सेम ऊपर में लिखते हैं तो मास नंबर सेम किसी भी ऑप्शन का नहीं है, तो जिसका है वो कौन सा है? डी नंबर है। क्लियर हुआ बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस जंतु के पास त्रिवेष्मी हृदय होता है? त्रिवेष्मी कहे तो थर्ड चेंबर, थर्ड चेंबर। किसके पास 3 चेंबर वाला, 3 चेंबर वाला हार्ट होता है? 3 चेंबर वाला। तो पहले तो यहां पे देखो, एक पंछी है बर्ड, इसमें 4 चेंबर होते हैं। रेप्टाइल्स जिसे सरीसृप कहते हैं, तो रेप्टाइल्स के पास होते हैं कितना हार्ट? 3 होता है। इसके बाद हम लोगों का है उभयचर जिसे एम्फीबियन कहते हैं। उभयचर, उभयचर में कितना होता है बाबू? तो इसमें भी 3 होता है। मछली, मछली में कितना होता है बाबू? 4 होता है। क्लियर? और स्तनधारी जिसे मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी में 4 होता है। ध्यान रखेंगे कि मगरमच्छ सरीसृप है, मगरमच्छ सरीसृप है, फिर भी इसके हृदय में 4 चेंबर होता है। तो अब ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑस्कोलियोडोन क्या है? तो ऑस्कोलियोडोन बाबू मछली है, तो मछली में 2 चेंबर होगा। सालमेंडर क्या है बाबू? तो सालमेंडर जो है यह एम्फीबियन है, उभयचर है, तो इसमें कितना होगा बाबू? 3 होगा। पिजन कबूतर है, पंछी है, 4 है, मनुष्य में 4 है। तो आंसर क्या देना था कि इसके पास त्रिवेष्मी हृदय है, 3 गो चेंबर वाला। तो क्या हो जाएगा बाबू आंसर? सालमेंडर। सालमेंडर एक एम्फीबियन है, सालमेंडर एक उभयचर जंतु होता है जिसके हृदय में 3 चेंबर होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होते हैं, यानी 2 अलिंद और 1 निलय होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो पूरा स्क्रीन पर लाने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को किया थोड़ा सा छोटा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग कि पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? कोई भी प्लांट है तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एक तरह से बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि उससे नए पौधे आएंगे, तो उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होगा? तो सिस्टमेटिक प्रोसेस के लिए पहले तो प्लांट में फूल होना कंपलसरी है, फ्लावर जब तक नहीं होगा नहीं होगा। तो फ्लावर जब खिलेंगे तो उसमें एक 2 पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। जब तक प्लांट के फूल पर इंसेक्ट नहीं जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, तो उनका पॉलिनेशन नहीं होगा। यानी पहला काम जो होना चाहिए पॉलिनेशन होना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए, परागण होना चाहिए। तो देखो बाबू, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है हम लोग का, ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें शुरू है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो से, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बी नंबर भी उसी से शुरू है, ये भी नहीं होगा। डी नंबर भी इसी से शुरू है, ये भी नहीं होगा। इस तरह से आप आंसर सी दे सकते हो, क्योंकि पॉलिनेशन पहला प्रोसेस होगा। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा बाबू? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसे निषेचन कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा बाबू? तो फिर एम्ब्रायो डेवलप होगा, एम्ब्रायो डेवलप होगा और फिर सीडलिंग होगा। यानी
सी नंबर ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। और सी नंबर ऑप्शन हम लोग बिना जाने भी दे सकते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन प्लांट में क्या है, पहला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन है बताइए आप लोग? पाचन क्षेत्र में, तो पाचन क्षेत्र में देखो बाबू, पाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी जिसे मुख गुहा कहते हैं, पहला तो यही आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस। तीसरा नंबर में आएगा बाबू हम लोग का स्टोमक। फिर आएगा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आएगा हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा ना। तो अब बोल रहा है कि सबसे पहला एंजाइम कौन सा मिलता है? तो जनरली बच्चों को लगता है कि स्टोमक में मिलता होगा, तो स्टोमक में मिलता है हम लोग का क्या बाबू, पेप्सिन। स्टोमक में मिलता है पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलता है बाबू? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हालांकि पैंक्रियाज इसको भेजता है ट्रिप्सिन को, ठीक है। अमाइलेज जो है यह निकलता है हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड से। सलाइवा ग्लैंड जो है या सैलिवरी ग्लैंड जो है, लार ग्रंथि जिसे बोलते हैं, इससे निकलता है अमाइलेज। तो लार तो हम लोग का बकल कैविटी में ही निकलेगा, मुंह में ही निकलेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें जो हम लोगों को दिख रहा है डी नंबर पे, अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या है? ये सैलिवरी ग्लैंड से लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है, और लार ग्रंथि हमारे बकल कैविटी में पाया जाता है। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा कि पाचन क्षेत्र में पहला नंबर पे बकल कैविटी आता है और बकल कैविटी में ही निकलता है अमाइलेज। इसलिए आंसर इज द डी, आंसर इज द डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रिस्टल के रूप में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बाबू? क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के एक अणु के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए आप लोग आंसर, और लास्ट में मिला लीजिएगा कितना नंबर आया, कमेंट करके बताना है कितना नंबर आया आप लोगों का। क्रिस्टल देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O, इसी को बोलते हैं ब्लू विट्रोल, इसी को बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल, नीला कशिश, इसी को क्या बोलते हैं? नीला कशिश। तो नीला कशिश में कौन पानी है बाबू? 5 गो है। CuSO4 into 5H2O is called कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लू विट्रोल। नीला कशिश, नीला तोता, नीला तुतिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है इसको देखेंगे। 8 कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बोल रहा है बाबू कि हम लोग का एक किडनी है, किडनी, किडनी से जो यूरिन आता है ये यूरेटर में आता है, यूरेटर यानी मूत्र नालिका में आता है। फिर इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा के रास्ते हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। किडनी के बाद मूत्र नालिका में, मूत्र नालिका के बाद मूत्राशय में, मूत्राशय के बाद मूत्र के रास्ते से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन ढूंढना होगा। किडनी किसमें है? देखो इसमें नहीं है तो ये गलत। किडनी इसमें है तो इस पर विचार करना पड़ेगा। किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरेथ्रा, यूरेटर के बाद यूरेथ्रा, तो ये गलत हो गया। इसमें भी किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर, फिर यूरेथ्रा। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर गलत। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। मिला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन इतना इजी नहीं है बाबू, एग्जाम में आजकल इसी तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलिए इस ज्वाइंट को मिलाना है, ज्वाइंट है क्या है? बोन्स को मिलाना है। कहां कहां के बोन्स है? क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं बोन्स के क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही। ये बोल रहा है कि ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन को बोलते हैं क्लैविकल ब्यूटी बोन्स, जो यहाँ पे बोन्स है ये दोनों तरफ से,
ब्यूटी बोन्स, क्लैविकल, ठीक है। क्लैविकल जो है ये हम लोग का कहलाता है, क्लैविकल को ही कहते हैं कॉलर बोन। तो बी का 1 हो गया। नी कैप जो घुटना में होता है इसको बोलते हैं पटेला, इसको बोलते हैं हम लोग पटेला, ठीक है। तब B1 हो गया, C 4 हो गया। फिर हम लोग का शोल्डर ब्लेड, तो शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो मिलान करेंगे हम लोग, क्या क्या मिलान किए भाई देखते हैं, क्या क्या हम लोगों ने मिलान किया देखते हैं। चलो मिलाते हैं। कॉलर बोन इज कॉल्ड क्लैविकल, क्लियर। नी कैप इज कॉल्ड पटेला, ठीक है। स्कंद यानी शोल्डर ब्लेड इज कॉल्ड स्कैपुला, क्लियर। फिर हम लोगों का अब क्या बच गया, ब्रेस्ट बोन तो स्टर्नम। तो इस तरह का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऑप्शन ए का आंसर 4, ए का आंसर 4 दो गो में है। बी का आंसर क्या होना चाहिए भाई, तो बी का आंसर आ रहा है कहां, B4-1, A4B1, A4B1 ये दोनों में है जी। आप देखना पड़ेगा सी का क्या है, सी कहां पर है बाबू, तो सी आ रहा है यहां पर 2 से, तो C2, 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 C2 किसमें है, डी में नहीं है। तो आंसर इज द डी, आंसर इज द डी। क्लियर, आ रहा है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे बाबू। 10 क्या है क्वेश्चन, इस पे विचार करेंगे। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि के लिए याद कर सकता है। स्वप्न को याद रखना है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है ये आंखों को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन डी जो है यह हड्डी को मजबूत रखता है। विटामिन सी जो है यह मसूड़ा को मजबूत रखता है। B6 जो है स्वप्न को याद रखता है। B6 जो होता है स्वप्न को याद रखने में सहायता करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा B6। B6 स्वप्न को याद रखने वाला विटामिन कहलाता है, B6। 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू हम लोगों का। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते हैं। तो पेड़ पौधे CO2 का अवशोषण करते हैं, तो बहुत करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। तो क्या ये ले सकते हैं, लेंगे ही। पेड़ पौधे साउंड को भी ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल। पेड़ पौधे सड़क के किनारे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए पर्यावरण साइंस में, इकोलॉजी में नाम दिया गया है हरे पेड़ पौधों को, ग्रीन प्लांट को ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर कहा गया है हरे पेड़ पौधों को, ठीक है ना। क्योंकि ये साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं। क्या पेड़ पौधे वायु प्रदूषण भी करते हैं, नहीं। तो पेड़ पौधे वायु प्रदूषण क्यों करेंगे, वायु प्रदूषण इनका करने का काम नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन सा काम नहीं करते हैं, तो कौन सा काम नहीं करते हैं बाबू, तो पेड़ पौधे वायु प्रदूषण का काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा है, थोड़ा सा आप लोगों को समय देंगे कि इसको आप लोग सही बनाइए। 12 नंबर क्वेश्चन, सोडियम 23 ग्राम, सोडियम 23 मतलब ये कह रहा है सोडियम 23 के 46 ग्राम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। परमाणु की संख्या n बराबर एवोगाड्रो नंबर, मूल में बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो मास नंबर होता है, किसी एलिमेंट का मास नंबर बराबर होता है 1 मोल, ठीक है ना। तो 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल। तो बोल रहे 46 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 46 ग्राम बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 2 मोल। इसी मोल को एवोगाड्रो नंबर यानी n में शो कर रहा है। तो आंसर इज द 2n, आंसर इज द 2n। आया बात समझ में। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। जैसे H2O का मास नंबर कितना है, 18 है। 18 18 है, तो 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 मोल होगा। आया बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे तभी बना पाइएगा, नहीं तो भाई नहीं बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या है।
ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना है उसको x मानो और जिसका जानते हो उसको रखो बराबर 0। चेक करते हैं डी नंबर से N2O, तो N का निकालना है तो x, तो 2x। ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना होगा 5। एक इसमें चेक कर लो, x प्लस -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो इसमें आ रहा है 2, क्लियर। इसमें आएगा 4, आएगा 2 2 4 आएगा कि नहीं, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर किसमें है, डी नंबर में, कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है वह कौन सा है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। चलो बाबू क्वेश्चन देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे बाबू तो शेयर करना ना भूलना है, क्लियर, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना है, ये एकदम कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का एक अंग होता है जिसकी खोज 1945 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोर्टर। पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 ईस्वी में कोशिका के अंदर एक अंग का खोज किया और उस अंग का नाम रखा गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकना, जो क्वेश्चन में है, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है बाबू, ये प्रोटीन बनाने का काम है, प्रोटीन बनाने का काम है। तो यानी इसमें जो ऑप्शन आपको सी दिख रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम किसका होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कोई एक ही होगा जो नहीं है, तो ये आपको मिल गया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना, तो बाकी ये तीनों काम जो होंगे ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होंगे। तो कौन सा काम इसका नहीं है, तो नहीं है सी नंबर, क्योंकि सी नंबर काम किसका है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन इसलिए बनाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और पूरे बायो के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेंगे कि जहां भी जीव विज्ञान पढ़ेंगे और राइबोसोम वर्ड दिखेगा या राइबो वर्ड दिखेगा, उसका रिलेशन होता है प्रोटीन से, उसका रिलेशन किससे है, प्रोटीन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का बाबू 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मिलान करना है। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, बिल्कुल करता है। इसी साल 2020 के सीडीएस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोरिक एसिड का क्या यूज है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं बाबू टार्टरिक एसिड का, किसका, टार्टरिक एसिड का। तो ये बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड है, बिल्कुल एंटी एसिड, जैसे पेट में हम लोग का अम्ल ज्यादा सेक्रेट हो गया, अम्ल में पेट में अम्ल अगर ज्यादा सेक्रेट होता है तो हम लोग इनो खाते हैं, डाइजीन खाते हैं, तो इनो और डाइजीन का कंपोजिशन क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल अचार डालने में प्रयोग करते हैं, ये भी बात सही है। यानी सही क्या नहीं है कि बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं, साइट्रिक एसिड का नहीं। तो इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा बाबू, तो ऑप्शन इज द बी, ऑप्शन इज द बी। क्लियर हुआ। तो साइट्रिक एसिड का यूज कहां होगा, तो साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो जनरली इसका खाने के तौर पर या इसका फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। खाने को सुरक्षित रखने में, खाद्य परिरक्षण में साइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग यूज करते हैं किसका, टार्टरिक एसिड का। और टार्टरिक एसिड किससे मिलता है बाबू हम लोग को, तो ये मिलता है इमली से, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड पेयर में नहीं पाई जाती, मतलब बताना है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो जोड़ा में नहीं है। तो जो हम लोगों के पास एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, तो हम लोग के पास दो किडनी है, दो किडनी है हम लोगों के पास, और ये दोनों किडनी पे ऐसे टोपी की तरह पाया जाता है। तो ये तो दो हो गया। टेस्टिस, टेस्टिस, तो हम लोग के पेनिस के नीचे में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, तो ये भी दो हो गए पेयर में,
ये भी 2 हो गया पेयर में। अंडाशय ओवरी, फीमेल में 2 ओवरी भी पाए जाते हैं, 2 अंडाशय भी पाए जाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो हम लोगों के ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है और इसका वजन 5 ग्राम होता है। ये केवल संख्या में 1 ही है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में पीयूष ग्रंथि केवल संख्या में 1 है। तो बोल रहे कौन सा पेयर में नहीं है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं है, बल्कि यह सिंगल ग्लैंड पाया जाता है हमारे ब्रेन में। और जिसका आकार कैसा है बाबू, तो मटर के दाने के समान है। आकार कैसा है, मटर के दाने के समान। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सुनने से लगता है ऐसा कि हिस्ट्री का है, लेकिन है बाबू साइंस का। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना है, किसके साथ जुड़ी है? दांडी यात्रा जो हुआ वो किस केमिकल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको पता होगा कि दांडी यात्रा हुआ था नमक के लिए। नमक का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। NaCl को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो किससे जुड़ा हुआ है भाई? सोडियम क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। सोडियम क्लोराइड से पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई केमिकल जुड़ा हुआ है तो कौन सा केमिकल है? खाने वाला नमक है। खाने वाले नमक को हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। टेबल साल्ट भी कहते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेबल साल्ट किसे कहते हैं, तो NaCl को ही टेबल साल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो हम लोग NaCl खाते हैं, क्या वह प्योर NaCl होता है क्या? जो हम लोग NaCl खाते हैं वो प्योर NaCl है या नहीं, ये बताइए। तो हम लोग जो NaCl खाते हैं ये प्योर नहीं होता। NaCl में पोटेशियम आयोडाइड होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। NaCl में पोटेशियम आयोडाइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। काफी बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा कि खाने वाले नमक में जो आयोडीन मिलाते हैं हम लोग, ये किस फॉर्म में होता है? तो ये पोटेशियम आयोडाइड के भी फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो खाने वाले नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है वो पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में होता है और नहीं तो पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में होता है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है बाबू हम लोग का कि मार्सिलिनिया, फर्न और अश्वपूछिया हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में। तो पौधों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधे जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेमी प्लांट, क्रिप्टोगेमी प्लांट। और ये क्रिप्टोगेमी भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं बाबू? तो पहला प्रकार है जिसे हम लोग बोलते हैं थाइलोफाइटा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा और तीसरा को हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लियर? तो अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे यही से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। थाइलोफाइटा में आते हैं कौन कौन प्लांट भाई? तो इसमें अलगी आता है, यानी शैवाल आता है, कवक आता है, बैक्टीरिया आता है इसमें थाइलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में आता है मॉस, रिक्सिया, मर्केंसिया, अस्फेगनम। और इस पृथ्वी पर जितनी झाड़ी हैं जिसे हम लोग फर्न कहते हैं, ये सभी झाड़ियां आती है एग्जाम्पल में टेरिडोफाइटा में। और ये जो मार्सिलिनिया फर्न देख रहे हैं ना, झाड़ी भी दिया हुआ है, हॉर्सटेल, ये सबके सब झाड़ी के एग्जाम्पल हैं। तो झाड़ी के एग्जाम्पल कहां जाएंगे बाबू? टेरिडोफाइटा में ये चले जाएंगे। तो हम लोग का बेस्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। क्लियर? टेरिडोफाइटा मतलब झाड़ी, टेरिडोफाइटा मतलब झाड़ी। ये भी आपका 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में हार्ड लगे तो समझना है 2020 का है। ये क्वेश्चन आसान 2016 से पहले का था। उसके बाद से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चन दिन प्रतिदिन कठिन से कठिन आ रहे हैं। चलिए बाबू तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक रियल मछली है? अब देखिए मछली बताना है कि इसमें कौन एक ट्रू फिश है, कौन एक रियल फिश है। रियल फिश, कौन एक रियल फिश है? तो ये नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है बाबू? इंसेक्ट है। किताब आप लोग रखे होंगे घर पर जिस किताब को नहीं पढ़ते हैं, या वह किताब जो आपको विरासत में मिला होगा, भैया छोड़ के गए होंगे, तो उस किताब को बहुत दिनों के बाद जब खोलिएगा तो उसमें से कुछ कीट पतंग निकलते हैं। और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो देखने में मछली की तरह होते हैं, बहुत छोटा सा जीव होता है, व्हाइट कलर का, चमकते रहता है, मछली जैसी पूंछ होती है।
उसी को बोलते हैं सिल्वर फिश। जेली फिश क्या है बाबू? तो जेली फिश सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा जंतुओं का एक फाइलम है, किंगडम है, जिसमें सिलेंट्रेटा आता है, जिसमें मूंगा, हाइड्रा, मूंगा, ओबिलिया, जेलीफिश, सी एनिमोन, ये सब आते हैं सिलेंट्रेटा में। कटल फिश क्या है बाबू? तो जिसमें ऑक्टोपस आता है, मोलस्का में ये आते हैं, मोलस्का में। और फ्लाई फिश जो है बाबू, ये आती है फिश में। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? फ्लाइंग फिश रियल फिश है, बाकी जो दिख रहा था वो फिश नहीं था। फिश नहीं था तो क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो फिश पूछेगा एग्जाम में कि सिल्वर फिश क्या होता है? तो सिल्वर फिश इंसेक्ट होता है। जेली फिश क्या होता है? तो ये सिलेंट्रेटा होता है। कटल फिश क्या होता है? मोलस्का होता है। ऐसे ही एक मछली का नाम सुने होंगे आप लोग, स्टार फिश। तो स्टार फिश जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा होता है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन केंद्र होता है? यानी हम अपने मस्तिष्क का यूज रेस्पिरेशन के टाइम में किसका करते हैं? ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस, इसी में हम लोग का लव है और हार्ट भी इसी में है। ठीक है ना? प्यार और घृणा, भूख प्यास सब हाइपोथैलेमस में है। मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा ब्रेन का सबसे पीछे का पार्ट है। अगर हम लोग अपने ब्रेन को देखें तो ये अगर हेड है तो ये जो नीचे में पार्ट रहता है जो स्पाइन से जुड़ा हुआ रहता है, ये पार्ट जो है यही कहलाता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। और इसी भाग में होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब हुआ वैसी क्रिया जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना है कंट्रोल में, हृदय को धड़काना है कंट्रोल में कि हृदय को नहीं धड़काएंगे, रेस्पिरेशन सांस नहीं लेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो मेडुला ऑब्लिंगाटा के जिम्मा है। तो यानी इसमें क्या रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, फेफड़ा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये सबका केंद्र कहां है? मेडुला ऑब्लिंगाटा में होता है। क्लियर? मेडुला ऑब्लिंगाटा में होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नंबर 21। मैल्पिघियन नालिका क्या है? कीटों में, कीटों में बोल रहा है कि एक ट्यूब पाया जाता है जिसे मैल्पिघियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब का काम क्या है? तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य में एक किडनी है, ठीक है, तो किडनी मनुष्य का क्या काम करता है? तो किडनी मनुष्य का क्या है? एक्सक्रेशन है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग है कि नहीं, जिससे हम लोग के शरीर से जहरीला पदार्थ बाहर निकलता है, वह किडनी है कि नहीं? तो कीटों में जहरीला पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने वाला अंग है, उस अंग का नाम है मैल्पिघियन ट्यूब। और ये ट्यूब क्या हो जाएगा? एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो जाएगा। अगर पूछ दे कि झींगा मछली में एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे उसमें पर होगा ग्रीन ग्लैंड। उसमें एक हरी ग्रंथि पाई जाती है झींगा में, जो उसके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती है। तो वैसा अंग जिससे जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं, हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारा फेफड़ा भी वही काम करता है। CO2 क्या है? हानिकारक पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। त्वचा भी हो जाएगा स्किन, क्योंकि ये पसीना को बाहर निकालता है। पसीना भी क्या है? हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल है। तो वैसा अंग जो शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले, उस अंग को हम लोग कहते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। मेथिल 1,3 ब्यूटाइन, मेथिल 1,3 ब्यूटाइन निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है? मूल इकाई है। तो मेथिल 1,3 ब्यूटाइल को ही बोलते हैं बाबू आइसोप्रीन। अब तो दिमाग में आ गया होगा। आइसोप्रीन जो है ये बनाता है नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। और ये जो बुना N, बुना S और नियोप्रीन दिया गया है, ये सिंथेटिक रबर होते हैं। ये सिंथेटिक रबर होते हैं। सिंथेटिक रबर कहने का मतलब हुआ बाबू संश्लेषित रबर। और संश्लेषित रबर हम लोग उसे कहते हैं जिसको मनुष्य बनाता है, आर्टिफिशियल बनाता है। तो आर्टिफिशियल रबर के एग्जांपल है बुना N, बुना S और नियोप्रीन। और आइसोप्रीन इज अ
मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, यानी नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? डी नंबर, नेचुरल रबर। आइसोप्रीन किसका मूल मटेरियल है? तो यह मूल मटेरियल किसका है? नेचुरल रबर का है। निम्नलिखित आयनों का कौन सा समुच्चय सम इलेक्ट्रॉनिक है? यह भी क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग समय दे रहे हैं, सही कीजिए आप लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आइसोबार, आइसोटोन पढ़े, ये सब समस्थानिक पढ़े हैं, संभारिक, ये सब चीजें पढ़े होंगे। उसी में आता है एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब देखो ए नंबर ऑप्शन से शुरू करते हैं। पोटेशियम पे एक प्लस है, तो पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19, और 19 और एक प्लस का मतलब कि एक दान कर दिया है, तो कितना बचा है इसके पास? 18। फिर दूसरा नंबर है कैल्शियम, कैल्शियम पे 2 प्लस है, तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस का मतलब कि 2 दान कर दिया, तो कितना है? 18। आ रहा है समझ में? स्कैंडियम पे 3 प्लस है, तो स्कैंडियम का पूरा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है 21, और 3 प्लस का मतलब कि 3 दान कर दिया है, तो 21 में से 3 गया, ये भी कितना बचा? 18। फिर हम लोग का क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक माइनस का मतलब कि एक ही किसी से लिया है, तो 17 पहले था, अब एक ले लिया, तो कितना हो गया? 18। तो ए नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है। तो जब 18 है ही तो बाकी को चेक करने की जरूरत क्या है? तो इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का? ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन भी काफी अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको सही कर लिया आप लोग तो महान है। सही कीजिए, समय दे रहे हैं 30 सेकंड का। 20 सेकंड एग्जाम में मिलता है, 30 सेकंड आपके पास समय है, बना करके आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो क्वेश्चन पहले समझ में नहीं आएगा, कह क्या रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि कोई तत्व M3+ है, मतलब वह तत्व पे M3+, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था ना जिसमें हम लोग प्लस दे रहे थे, मतलब कोई एलिमेंट एक है जिसका नाम M रख दिया गया, उसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, या 3+ के रूप में उसको लिख सकते हैं। आप कह भी रहा है कि M3+ के रूप में लिखा हुआ है, क्लियर। अब बोल रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D1 है, आर्गन 3D1 है, आर्गन 3D1 है, तो इसका आयन क्या होगा? क्लियर। तो पहले 3D1 के पास पहुंचते हैं, क्या है ये देखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 3d10। अब देखो 2, 4, 10, 12, 18, क्लियर। 18 यहां तक हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां तक। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए तो ये कहलाएगा आर्गन, क्लियर। अब फिर लिख क्या रहा है? 3d1, तो 3d1, लेकिन इसको तो गायब कर दिया है, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको छोड़ेंगे कैसे? ये रहेगा, यानी ऑलरेडी बीच में यहाँ पे 4s2 है, तो 18 और 2 20 और 1 21, यानी वह किसका है? M किसका है? 21 का है। तो 21 था कौन? स्कैंडियम था। इस पे 3+, अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में था, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में स्कैंडियम के बारे में हमने बताया कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। तो 21 वाले को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं ना। यही को बोल रहा है क्या कि ये M3+ के रूप में लिखा जा रहा है। आया बात समझ में? क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था ना कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्वेश्चन ये भी 2020 का ही है। जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिखे वो 2020 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इस पे विचार करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों के कचरा भराव यानी लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? जहां पर आ जाए बाबू कचरा, ठीक है, जहां पर आ जाए सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ में क्या पेड़ पौधे सड़ेंगे, जानवर सड़ेंगे, तो ये जब भी कुछ होगा यहाँ पे मीथेन गैस निकलेगी। इसके अलावा मीथेन गैस कहां से निकलता है बाबू? तो जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से, जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से, ठीक है, धान के खेत से, धान के खेत से, ठीक है। और सबसे ज्यादा जुगाली करने वाला में जानवर जो है मीथेन निकालने वाला है वह है ऊंट। ऊंट ऐसा जानवर है जो एक साल में इतना का मीथेन निकालता है जितना कि 1000 केजी CO2 निकलेगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनवरी का ही महीना था शायद, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, तो वहां पे 10,000 ऊंट को मारा गया। मारने का वजह दिया गया कि ऊंट जो है ये पानी ज्यादा पीते हैं और पानी पीने के लिए पानी की तलाश में ये गांवों में चले जा रहे हैं, गांव में डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन था कि 10,000 ऊंट को अगर पानी के लिए मारता ऑस्ट्रेलिया, तो इन ऊंटों को कोई दूसरा देश भी ले सकता था, दूसरा देश में भेजा जा सकता था कि भाई वहां जाएंगे, पानी यहाँ पे अधिक है। लेकिन ऊंट का सबसे बड़ा कारण है कि कोई देश उसको ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश में जाएंगे वहां ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएंगे, बढ़ती हुए तापमान का कारण बन जाएंगे, क्योंकि ये मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकालते हैं। तो मीथेन गैस के कारण भी ऊंटों को मारने जाने का एक कारण था ऑस्ट्रेलिया में। पानी सेकेंडरी कारण था, प्राइमरी था CH4 यानी मीथेन का उत्सर्जन। हालांकि बिहार में 2016 में नीतीश कुमार थे ना, हाँ 2016 में नीतीश कुमार थे, इन्होंने 200 नीलगाय को मारने के लिए बोला था। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ऐसा पहला कंट्री नहीं है जो मार रहा है जानवर को, हम लोग उससे आगे हैं। 2016 में ही बिहार में नीलगाय को मारा गया था, इसकी भी काफी आलोचना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली बार नहीं 10,000 ऊंटों को मारा है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2009 से 2013 के बीच में 1,60,000 ऊंट को मारा था, ठीक है, और अभी फिर 10,000, क्योंकि वहां ऊंट का कोई काम नहीं है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस। जैसे ये सेल है तो ये न्यूक्लियस इसको नहीं चाहिए, किसमें नहीं होता है? तो हेयर रूट जो पौधों के जड़ों में होते हैं, जड़ों पे जो छोटे छोटे हेयर रूट निकले जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें होता है। मोनोसाइट WBC का पार्ट है, मोनोसाइट WBC का पार्ट है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों में नहीं होता है, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता है। और वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, उसको ब्रेनलेस सेल बोलते हैं, यानी उसके पास मस्तिष्क नहीं है। तो ब्रेनलेस सेल के एग्जांपल कौन हो जाएंगे? RBC और प्लेटलेट्स। RBC में भी नहीं होता है, हालांकि हम लोगों के RBC में नहीं होता है। अगर ये पूछे कि मेढक के RBC में है तो बोलेंगे क्या है, मेढक वाला में है, केवल हम लोग वाला में नहीं है। स्तनधारी में मैमल्स के ब्लड में जो RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन बाकी जो भी इस पृथ्वी पे रीढ़ वाले जंतु हैं जिसको वर्टिब्रेट कहते हैं, सभी रीढ़ वाले जंतुओं में RBC है जिसमें न्यूक्लियस है। बट मैमल्स हैव जो RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो मिला, एक रेड ब्लड सेल्स और एक प्लेटलेट्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस तरह से आंसर क्या हुआ? बी नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, क्या आंसर होगा? 27 नंबर क्वेश्चन को मिलान करेंगे, क्या कह रहा है? मैग्नीशियम का काम क्या है? मैग्नीशियम का काम क्या है बाबू? तो मैग्नीशियम जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। सही बात है, क्योंकि क्लोरोफिल का फार्मूला क्या होता है? C55H72O5N4Mg, ये कहलाता है क्लोरोफिल A। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि कैल्शियम, कैल्शियम का काम क्या है? तो कैल्शियम जो होता है ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। हम लोग का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हाथ को ऐसे मोड़े तो ये बाइसेप बाहर आया, फिर सीधा किया, अपने जगह पे चला गया, या ऐसे उंगली को मोड़े तो ये मसल्स बेंड हुआ, फिर अपने जगह पे चला गया। तो ये जो मसल्स बेंड होते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इसी को बोलते हैं पेशीय संकुचन। और इसके लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कैल्शियम भी यही काम करता है।
फिर है हम लोगों का अस्ट्रांसियम। अस्ट्रांसियम जो है ये पटाखे में लाल रंग के लिए यूज किया जाता है। फायर क्रैकर में जो रेड कलर का फ्लेम निकलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अस्ट्रांसियम है। और बेरियम सल्फेट एक्सरे वाले पेशेंट को खिलाया जाता है। अगर किसी पेशेंट का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे करना है तो उसको एक लिक्विड पिलाया जाता है बेरियम सल्फेट का, जिसको बेरियम मिल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आंसर कौन सा होना चाहिए बाबू? आंसर देखेंगे क्या होगा। तो ए का मिलान किससे हुआ है? तो ए का मिलान हुआ है 3 से। A3 दूगों में है, यानी सी और डी में हो सकता है। बी नंबर किस में है बाबू? तो बी नंबर है कैल्शियम। तो बी का आंसर 4 होना चाहिए। तो बी का आंसर 4 केवल इसमें है, तो आंसर इज द सी। आंसर क्या होगा हम लोग का? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट पाउडर का प्रयोग कृषि भूमियों में क्यों करते हैं? डोलोमाइट थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है। डोलोमाइट जो होता है इसमें डोलोमाइट का प्रयोग कृषि भूमियों में क्यों करते हैं? तो डोलोमाइट जो होता है ये कैल्शियम है। डोलोमाइट क्या है? कैल्शियम है और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। डोलोमाइट कैल्शियम का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है और दोनों का कैरेक्टर होता है बेस की तरह, क्षार की तरह। तो इसको जब हम लोग मिट्टी में मिलाएंगे तो ये मिट्टी के पीएच को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। यानी आप लोग पढ़े होंगे ये क्वेश्चन उसी तरह से है कि अगर कोई मिट्टी एसिडिक हो गई है तो उसमें क्या करेंगे? तो ये तो क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को। चूना का छिड़काव करेंगे, जिप्सम का छिड़काव करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का छिड़काव करेंगे तो मिट्टी की अम्लीयता दूर हो जाएगी। और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में ले जाकर पूछ दिया कि डोलोमाइट, तो डोलोमाइट अब नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो डोलोमाइट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज कॉल्ड डोलोमाइट। और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव वयस्क मनुष्य के शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार क्या होगा? तो इसके लिए तो ये पॉइंट हम लोग को याद रहना चाहिए। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम। ये है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम। सबसे अधिक ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। तो आप देख रहे होंगे इस तरह का ऑप्शन है क्या कोई? OCHN। OCHN नहीं है, OCHN है क्या इसमें? हाँ, बी नंबर में मिल गया तो OCHN। क्लियर? मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम। ठीक है, तो क्या है हम लोग में? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का। कितना सही किया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कितना सही हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए विटामिन और रोग में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है? नहीं। विटामिन ए की कमी से होता क्या है बाबू? तो रतौंधी होता है और नहीं तो जेरोफ्थैल्मिया होगा। नहीं तो जेरोफ्थैल्मिया होगा। 2 बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी सही है। तो ऑप्शन देखना होगा जिसमें 2 और 3 हो, तो बी नंबर ऑप्शन। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन कितना सही कर रहे हो बाबू, या कितना आप पढ़े हो, अभी तक जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, ज्यादातर होता क्या है कि बच्चे उसी पढ़ाई को पढ़ना पसंद करते हैं जो उनको समझ में आता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम उसके अकॉर्डिंग नहीं है, एग्जाम इसके अकॉर्डिंग है और एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोगों को ढलना पड़ेगा। अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर कल के टेस्ट में, और कल के टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। कल हम लोग का साइंस का टेस्ट नंबर 3 चलेगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कंपलसरी है, फिर शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।